मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरू। मैंने आपको पिछले लेक्चर में कोरोजन टॉपिक स्टार्ट करवाया था, ठीक है, जिसमें हमने हीट ट्रीटमेंट तक कर लिया था। हीट ट्रीटमेंट में मैंने आपको बताया था कि किसी मेटल को हीट करके हम उसकी प्रॉपर्टीज को किस हिसाब से कैसे किस अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं उसको, ठीक है, उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे मेथड है हीट ट्रीटमेंट के, जिसमें से कुछ मेथड ये हैं हमारे पास। लेट अस स्टडी मेजर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस। कुछ प्रोसेसेस हैं। नंबर 1 इज एनीलिंग, नंबर 2 is normalizing, number 3 is hardening, number 4 tempering, number 5 surface hardening, number 6 case hardening of the carburizing, ठीक है, number 7 is nitriding, number 8 is cyaniding, number 9 is flame hardening and number 10 is induction hardening। इनमें से सारे प्रोसेसेस तो हम स्टडी करने वाले हैं नहीं है, हमें 4 प्रोसेस के बारे में हमारे सिलेबस में है। तो लेट अस स्टार्ट फॉर द 4 प्रोसेसेस वन बाय वन, ठीक है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे सबसे पहला प्रोसेस एनीलिंग के बारे में। नंबर 1 प्रोसेस है हमारा एनीलिंग। एनीलिंग क्या है हमारा? द हीट ट्रीटमेंट विच इम्प्रूव द सॉफ्टनेस एंड डक्टिलिटी इन द स्टील, ठीक है, वो हीट ट्रीटमेंट जिससे हम स्टील को सॉफ्ट बना सकते हैं एंड उसको उसकी डक्टिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। डक्टिलिटी मीन्स कि उसको वायर्स में चेंज करने का जो प्रोसेस है वो इजीली हो जाएगा इस एनीलिंग के कारण। उसको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनीलिंग, ठीक है। तो द हीट ट्रीटमेंट विच इम्प्रूव द सॉफ्टनेस एंड डक्टिलिटी इन द स्टील एंड अदर ऑलरेडी वर्क्ड मेटल, मीन जो मेटल्स ऑलरेडी अंडर काफी टाइम से काम कर रही हैं, ठीक है, या फिर यूज में है, जैसे यूटेंसिल्स हो गए या कोई मशीन होगी, ठीक है, उसको हम एनीलिंग के प्रोसेस से सॉफ्ट करते हैं एंड डक्टाइल बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनीलिंग। तो हमारे पास पर्पसेस क्या है एनीलिंग के? सबसे पहला पर्पस है हमारा कि एनीलिंग हम क्यों करते हैं। जो उसमें एक्स्ट्रा गैसेस आ गई हैं ड्यू टू कोरोजन, मिक्सिंग होता है या जो भी होगा, ठीक है, उसके ऊपर जो लेयर बन जाती है, तो उसको रिमूव करने के लिए, टू रिमूव द गैसेस। सेकेंड वन इज टू रिफाइन द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जो उसका स्ट्रक्चर है उसको साफ करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है टू सॉफ्टन द स्टील, स्टील को सॉफ्ट करने के लिए। फोर्थ वन इज टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस which may have been produced by the cold or hot working of the metal। मीन्स जो मेटल है वो अंडर द हॉट और कोल्ड टेम्परेचर काफी टाइम से वर्क कर रही है, तो उसके अंदर कुछ स्ट्रेस प्रोड्यूस हो जाएगा। उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हमें उसकी एनीलिंग करनी पड़ती है। लास्ट वन इज टू अल्टर द डक्टिलिटी, टफनेस एंड इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अल्टर मतलब कि चेंज करना, कि आपको उसकी डक्टिलिटी, ठीक है, और मैलेबिलिटी और जो भी इसकी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसको चेंज करना है। दैट्स वाई आपको ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो इसके मेन हमारे पास फैक्टर है, प्रोसेसेस जो हमारे मेन है एनीलिंग के, जो क्वेंचिंग का प्रोसेस है, ठीक है, इसके लिए हम क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम हीटिंग करेंगे, हीटिंग स्लोली टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। मतलब सबसे पहले हम मेटल को हीट कर देंगे, जिस टेम्परेचर तक हम चाहते हैं उसको हीट करना, हम वहां तक उसका टेम्परेचर पहुंचाएंगे और उसको हीटिंग पे वहीं तक रोक देंगे, ठीक है। उसके बाद होल्डिंग दैट टेम्परेचर फॉर द लॉन्ग टाइम, और उस टेम्परेचर को हम काफी टाइम तक रोक के रखेंगे, मीन्स काफी टाइम तक हम टेम्परेचर को कांस्टेंट लगा देंगे। देन इनफ फॉर द लॉन्ग इनफ टू एनेबल द इंटरनल चेंजेस, मतलब उसको होल्ड करके रखेंगे टेम्परेचर को, ताकि जो भी चेंजेस होने हैं मेटल के अंदर, जो भी मतलब कि इंटरनल फ्लूइड बनना है उसका या फिर लिक्विड फॉर्म में चेंज होना, वो हो जाए, ठीक। उसके बाद हम उसको कूल करना स्टार्ट करेंगे। देन कूलिंग स्लोली मोस्टली इन द फर्नेस बाय सीजिंग द फायर, मीन्स हम कूलिंग करेंगे मेटल की, बट फर्नेस के अंदर ही करेंगे। फर्नेस के अंदर हम कैसे कूलिंग करेंगे कि हम फायर को, जो भी उसके अंदर, जो फर्नेस के अंदर हमने फायर जलाई थी, उसको हम ठंडा कर देंगे, मीन्स हम उसको बुझा देंगे और वहीं पे हम मेटल को कूल होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। क्या किया हमने एनीलिंग प्रोसेस में? सबसे पहले हमने मेटल को हीट किया एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर को हमने वहां पे होल्ड कर दे रहे हैं। होल्ड करने के बाद थोड़े टाइम तक उस टेम्परेचर को हमने मेंटेन रखना है। मेंटेन करने के बाद उसकी कूलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, वो भी फर्नेस के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनीलिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड जो प्रोसेस है वो है क्वेंचिंग। क्वेंचिंग में हम क्या करते हैं? हार्डनिंग करते हैं बाय कूलिंग। हार्डनिंग कर रहे हैं, ऊपर वाले में हमने क्या किया था, एनीलिंग में हमने सॉफ्टनेस की थी उसकी। सेकंड प्रोसेस में हमने क्वेंचिंग में क्या करना है, हार्डनिंग करनी है बाय कूलिंग। ये कैसे करेंगे हम? हार्डनिंग आपको करनी है बाय कूलिंग, तो आपको क्या करना है, किसी मेटल को जिसको आपने कूलिंग करनी है उसको आपको किसी भी बाथ टब के अंदर डिप करना है, वाटर के अंदर या फिर ऑयल के अंदर, ठीक है। तो विच इंक्रीजेस इट्स हार्डनेस बाय रैपिडिंग कूलिंग, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय इमर्जन ऑफ द स्टील इन द लिक्विड बाथ। मतलब कि आपको स्टील को लिक्विड बाथ के अंदर डिप करना है, सच एज वाटर हार्डनिंग बाय द कूलिंग, ठीक है।
तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्वेंचिंग, कि हार्डनिंग बाय कूलिंग को हम क्या बोलते हैं, क्वेंचिंग। क्वेंचिंग का जो प्रोसेस है, पर्पस है, मेन पर्पस जो है वो क्या क्या है। सबसे पहला तो वो हार्डनेस को इंक्रीज करेगा, आपको बता दिया मैंने कि हार्डनिंग बाय कूलिंग करना है, तो वो हार्डनेस को इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड वन, एनेबल द स्टील टू यूज एज अ कटर, मीन जैसे आपने कटर देखे हैं जो कि और मेटल्स को कट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम ये जो क्वेंचिंग प्रोसेस है वो स्टील को एज अ कटर में चेंज कर देता है। नेक्स्ट वन इज वो वियर रेजिस्टेंस बन जाती है स्टील, मतलब कहीं से भी टूटेगी नहीं, इतना ज्यादा टफ हो जाएगा स्टील इस प्रोसेस के बाद कि उसको हम तोड़ना जो है मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वो उसकी स्ट्रेंथ भी इंक्रीज कर देगा क्वेंचिंग प्रोसेस। लास्ट वन इज टफनेस और डक्टिलिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे थे मेन पर्पस क्वेंचिंग का। अब जो क्वेंचिंग है उसका प्रोसेस है हमारे पास, क्वेंचिंग जो प्रोसेस है वो हमने कैसे करना है। सबसे पहले हमने हीटिंग करनी है एट द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसको हीट करने के बाद हमने उस टेम्परेचर को मेंटेन रखना है फॉर द 15 टू 30 मिनट्स। उसको मेंटेन रखने के बाद हमने उसको कूलिंग के लिए अलाउ कर देना है बाय द क्वेंचिंग प्रोसेस। क्वेंचिंग प्रोसेस में आपको क्या बताया था कि उसकी कूलिंग करनी है, उसको डिप करके किसी सोल्यूशन के अंदर या वाटर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पर्पसेस है, पहले आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, देन आपको उसको मेंटेन करना है 15 टू 30 मिनट्स के लिए, देन आपको उसकी कूलिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। ये तो था आपका क्वेंचिंग प्रोसेस। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस है नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग जो है वो उन स्टील के ऊपर परफॉर्म करते हैं हम, मेनली उनके लिए करते हैं जो कि बहुत टाइम से काम में लगे हुए हैं। जैसे बहुत टाइम से हम यूटेंसिल्स को बहुत सालों से यूज कर रहे हैं, तो उसको दोबारा से रिफॉर्म करना है, तो उसके लिए आप नॉर्मलाइजिंग का यूज करते हैं। फॉर द रिफाइनमेंट ऑफ द ग्रेन स्ट्रक्चर आफ्टर द हॉट और द कोल्ड वर्किंग, ठीक है। तो आप रिफाइनमेंट करेंगे स्ट्रक्चर की आफ्टर द हॉट एंड द कोल्ड वर्किंग। इसके मेन जो प्रोसेसेस हैं और पर्पसेस, नॉर्मलाइजिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हॉट और कोल्ड जो भी हमारे पास स्ट्रेसेस होते हैं उनको रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। हॉट और कोल्ड स्ट्रेसेस से आपका क्या मतलब है, हॉट स्ट्रेसेस मीन्स टू रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर आफ्टर द हॉट वर्किंग विच कॉजेज द डिस्टोर्शन। मीन्स अगर कई बार क्या होता है किसी मेटल को जब हम ज्यादा हीटिंग इफेक्ट करते हैं तो उनमें ब्रेकेज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो जो ब्रेकेज होता है, डिस्टोर्शन जो हो रही है, उसका स्ट्रक्चर जो चेंज हो रहा है, उस मान लो एक राउंड हमारे पास वेसल है, अगर उसको हीटिंग पे ज्यादा यूज करते हैं तो वो वेसल जो है नीचे से वो चपटी हो जाती है, ठीक है। तो उसको हॉट इफेक्ट के कारण जो भी उसका मतलब कि स्ट्रक्चर खराब हुआ है उसको चेंज करने के लिए हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं। सेकेंड वन इज कोल्ड, जो हमारे पास कोल्ड काम के कारण जो काम वो हमारा जो स्ट्रक्चर खराब हुआ है, रिलीव द इंटरनल स्ट्रेस सेटअप बाय द कोल्ड वर्किंग, लाइक हैमरिंग। हैमरिंग मतलब, ठीक है, हैमरिंग से क्या है, कोल्ड वर्किंग है। रोलिंग, आपने किसी चीज को, किसी मेटल को आप रोलिंग में यूज कर रहे हैं, जैसे रोलर हो गया, ठीक है। बेंडिंग कर रहे हो आप, जैसे जो पाइप्स होते हैं उनकी बेंडिंग कर रहे हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए, ताकि वो बेंडिंग से सीधे हो जाएं, ठीक है। तो उनको रिमूव करने के लिए हम जो करते हैं उसको हम नॉर्मलाइजिंग बोलेंगे। नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मल कर देना उनको बस, ठीक है। तो टू रिमूव द इफेक्ट्स ऑफ द प्रीवियस हीट ट्रीटमेंट, या फिर जो हमने पहले हीट ट्रीटमेंट मान लो उस मेटल को दिया है उसको रिमूव करने के लिए भी हम नॉर्मलाइजिंग करते हैं, ठीक है। तो उसका जो मेन प्रोसेस है इस नॉर्मलाइजिंग को करने का वो क्या है, पहले हमने उसको हीट करना है, हीटिंग द स्टील टू टेम्परेचर अबाउट 50 डिग्री सेल्सियस तक उसको हीट करना है। देन होल्डिंग दिस टेम्परेचर एट फॉर द टाइम डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस, मतलब कितनी थिक वो मेटल है उसके अकॉर्डिंग हमने उस टेम्परेचर को होल्ड करना है ताकि वो मेल्ट हो जाए। नेक्स्ट, कूलिंग इट इन द स्टील लेयर, उसके बाद आपको ओपन एयर में उसको कूल कर देना है। तो ये तो थे हमारे नॉर्मलाइजिंग के पर्पस। नेक्स्ट हमारा है टेम्परिंग। लास्ट हमारा जो प्रोसेस है वो है, लास्ट प्रोसेस हमारा है टेम्परिंग। टेम्परिंग क्या है, विच इन्वॉल्व टफनेस ऑफ द हार्डन्ड स्टील, मींस स्टील ऑलरेडी हार्ड है, ठीक है। जो क्वेंचिंग से हार्ड की थी हमने स्टील, वो स्टील है, उसको हम और ज्यादा टफ बनाएंगे, वो प्रोसेस है हमारा टेम्परिंग, ठीक है। टेम्परिंग क्या है, विच इन्वॉल्व द टफनेस ऑफ हार्डन्ड स्टील, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, इसको टफ करने का, to impart the toughness of the steel so that that has already been hardened by the quenching, so that it may not prove extremely brittle and liable by to the cracking under the working condition। means ये हार्ड करने का ये रूल, इसका हार्ड करने का पर्पस ये है कि जो हार्ड मेटल है उसको टफ इसलिए बनाना पड़ता है कि अगर अंडर वर्किंग कंडीशन में क्रैक ना पड़ जाए, बहुत ज़्यादा ब्रिटल ना हो जाए। नहीं तो अगर वो मतलब कि हार्ड मेटल टफ नहीं होगी तो वो टूट भी सकती है ज़्यादा, मतलब हार्ड प्रेशर के अंडर, ठीक है। तो दैट्स वाई हमें ये टेम्परिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट है इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, स्टील इज हीटेड अप अगेन एंड अगेन
बट टू द टेम्परेचर बिलो द क्रिटिकल टेम्परेचर। मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर जहां पे वो लिक्विड ना बन जाए, तो उस टेम्परेचर से बिलो हमें स्टील को हीट करना होता है। उसके बाद टेम्परेचर एट विच द टेम्परिंग शुड बी कैरिड आउट डिपेंड अपॉन द पर्पस। मतलब जिस टेम्परेचर पे हमें टेम्परिंग करनी है वो डिपेंड करता है कि हम जिस मेटल को टेम्पर कर रहे हैं वो हम किसके लिए यूज करेंगे, ठीक है, किस पर्पस के लिए उसको यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस हमें उसको हीट करना है, टेम्परिंग करनी है उसकी। इट में बी क्वेंचिंग इन द ऑयल, और जो टेम्परिंग करने से पहले जो उसकी हम हार्डनिंग करेंगे वो ऑयल में या फिर किसी वाटर में डिप करके होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा टेम्परिंग के पर्पसेस। अब हम देखेंगे प्रिवेंशन फ्रॉम द करोजन, ठीक है। लेट्स सी, करोजन से प्रिवेंट करने के लिए हमें बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। जिनमें से क्या है, प्रिवेंशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग द मेटल सरफेस। क्या होता है कि करोजन में क्या होता है कि पहले टॉप मोस्ट लेयर खराब होनी शुरू होती है, धीरे धीरे करोजन जो है वो अंदर वाली लेयर्स को भी मेटल की खराब कर देता है, बिल्कुल ही खोखला कर देता है। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें उसके सरफेस के ऊपर कुछ ऐसा अप्लाई करना पड़ता है कि वो कोरोजन उसके ऊपर अटैक ना कर पाए, ठीक है। तो इस प्रोसेस को प्रिवेंट करने को, कि कोरोजन से हम मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिवेंशन फ्रॉम द कोरोजन, ठीक है। तो इट नोन एज प्रोटेक्शन ऑफ द मेटल, या फिर आप इसको बोल सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ मेटल्स। मेथड्स जो हम इसमें यूज करते हैं ताकि मेटल्स की लाइफ जो है वो बढ़ सके और मेटल जो है और सुंदर दिख सके, अच्छी दिख सके, ठीक है। तो उसके लिए हम बहुत सारे मेथड्स का यूज करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 है अलॉइंग ऑफ मेटल, नेक्स्ट है बैरियर प्रोटेक्शन, थर्ड वन इज कैथोडिक प्रोटेक्शन, फोर्थ वन इज प्रॉपर डिजाइनिंग, एंड फिफ्थ वन इज यूजिंग प्योर मेटल। सबसे पहले हम अलॉइंग ऑफ मेटल के बारे में पढ़ेंगे। अलॉइंग ऑफ मेटल का मतलब होता है कि हमने क्या करना है, मेटल के सरफेस को, अलॉइंग ऑफ मेटल में आपने क्या करना है, अलॉयज लाइक द स्टील, एल्यूमिनियम या कुछ भी आपके पास जो भी होगा, जो भी मेटल है आपके पास, उसको आपने मेटल के सरफेस के ऊपर लगा देना है, ठीक है। अलॉइंग में आपने क्या करना है, जैसे ये मेटल का पीस है, ठीक है, इसके सरफेस के ऊपर आपने यहाँ पर एलॉयज लगाने हैं। एलॉयज में नोबल गैसेस आती है, नॉन मेटल्स आती हैं। तो नोबल गैसेस का क्या है कि नोबल गैसेस के आउटर मोस्ट शेल जो है कंप्लीट होती है, जिसके कारण वो ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ना गेन करती हैं। जब तक कोई मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करेगी या गेन नहीं करेगी, वो किसी भी चीज का रिएक्ट नहीं करती है। दैट्स वाई हमने इसकी अलॉइंग करनी है। अलॉइंग मीन्स नोबल गैसेस को इसके ऊपर, यहाँ पे सरफेस के ऊपर लगा देना है, ताकि ये किसी के साथ भी रिएक्ट ना करे इन द एटमोस्फेयर, या फिर मॉइस्चर में, या फिर पानी में, किसी भी चीज में, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम अलॉइंग ऑफ मेटल, ठीक है। मीन्स एलॉय लगा दिए, जैसे एल्यूमिनियम, सिल्वर, ठीक है। तो एलॉयज का हमने यहाँ पे स्टील, उसका यूज किया हमने यहाँ पे, जिसके कारण क्या होगा कि इसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी। सेकेंड वन इज हमारा है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन से आप क्या समझते हो, जैसे स्टील के केस में होता है, सॉरी आयरन के केस में होता है। आयरन में क्या होता है कि हम आयरन का जो भी आपका कोई भी दरवाजा है या कुछ भी डोर्स है ना, विंडोज हैं, हम क्या करते हैं, उसको पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होगा, बैरियर बन जाएगा जो मेटल का जो सरफेस है और जो आउटर जो भी हमारी गैसेस हैं या जो भी मॉइस्चर है उनके बीच में। तो जब बैरियर बन जाएगा तो वो अंदर मेटल तक पानी या किसी भी चीज को पहुंचने नहीं देंगे। मीन्स उन्होंने दीवार खड़ी कर दी है, इसीलिए उसको बोलते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। तो हमने पेंट कर देना जब किसी चीज को, तो वो सालों साल जब तक पेंट खराब नहीं होगा तब तक वो चीज खराब नहीं होती या फिर करोड नहीं होती। तो कोरोजन से बचाने के लिए हम मोस्टली जो हमारे डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, वो कोरोजन से बचाने के लिए हम बैरियर प्रोटेक्शन मेथड का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है हमारा कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं कि जिस मेटल को हमने प्रोटेक्ट करना है उसको हम कैथोड की तरह, वो कैथोड की तरह बिहेव करेगी, मीन्स, और उसके साथ हम अपोजिट क्या लगाएंगे, एनोड। मीन्स हमने उसके साथ एक एक्टिव मेटल लगा देनी है। जिस मेटल को हमने प्रोटेक्ट करना है ना, उसके साथ हमने एक एक्टिव मेटल लगा देनी है। और जब भी कोरोजन होगी तो वो पहले एक्टिव मेटल को अटैक करेगी। एक्टिव मेटल मतलब वो जल्दी उसका अटैक कर जाएगी, और जो एक्चुअल में हमारा स्ट्रक्चर है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा कोरोजन से। तो क्या करना है हमने, कि मेटल टू प्रोटेक्टेड इज बिहेव एज अ कैथोड एंड इट कैन बी कैरिड आउट बाय, सबसे पहला मेथड इसको कैरी आउट करने का है सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन मेथड। सैक्रिफिशियल मतलब सरफेस के ऊपर मेटालिक स्ट्रक्चर टू बी प्रोटेक्टेड। जिस मेटालिक स्ट्रक्चर को हमें प्रोटेक्ट करना है उसको हम कनेक्ट करेंगे बाय द वायर टू अ मोर एनर्जेटिक मेटल। मोर एनर्जेटिक मेटल मतलब मोर एक्टिव मेटल के साथ हम कनेक्ट कर देंगे उसको वायर के साथ, सो दैट ऑल द कोरोजन इज कंसंट्रेटेड एट मोर एक्टिव मेटल। तो सारी कोरोजन एक्टिव मेटल के ऊपर कंसंट्रेट हो जाएगी और जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा कोरोजन से, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाइपलाइंस में होता है कि जब भी हमें पाइपलाइंस को कोरोजन से बचाना है, हमने उनके बीच में एक जिंक या मैग्नीशियम का पीस लगा देना है, चाहे उसके अंदर हमने इसकी कोटिंग कर देनी है,
कि जब भी मतलब कोरोजन होगी तो वो जिंक और मैग्नीशियम की कोटिंग की होगी, और जो हमारी मेन पाइपलाइन है वो कोरोजन से बच जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो तो डेली का काम है ना, उसमें से पानी निकलना, जब जो चीज़ मॉइस्चर में रहती है उसकी कोरोजन होनी ही है। तो पाइपलाइंस जो है वो सालों साल कैसे ठीक रहती हैं, उसकी हम सेक्रीफिशियल प्रोटेक्शन करते हैं, लाइक दैट मीन्स हमने उनके एनर्जिक प्रोटेक्शन कर देनी है, उनके बीच में जिंक और मैग्नीशियम का स्टेक्स लगा देने हैं, ठीक है, स्टेक्स मतलब कि पीसेस लगा देने हैं, जिसके कारण जो भी अटैक होगा वो उनके ऊपर होगा। इसका सेकेंड मेथड हमारा है सेम कैथोडिक प्रोटेक्शन का। सेकेंड मेथड हमारा है इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन, ठीक है। इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन में हम क्या करते हैं कि इन दिस मेथड द करंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, जो भी करंट मतलब हमें कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हमने क्या करना है, इन दिस मेथड करंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन, कि जो करंट होगा उसको हम अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे जिस डायरेक्शन में कोरोजन का करंट होगा, ठीक है। जब हम उसको अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे जिस डायरेक्शन में कोरोजन का करंट होगा, तो वो उसको नलीफाई कर देगा, नलीफाई मतलब जीरो बना देगा, और कोरोजन जो होगा हमारा जीरो हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि एक इन दिस एन इनसॉल्युबल और द इनसॉल्युबल मतलब कि ऐसी मेटल को हमने डिप करना है जो कि सॉल्युबल नहीं होती है पानी के अंदर या किसी भी चीज के अंदर, नॉन अटैकेबल एनोइड लाइक द ग्रेफाइट और स्टील इज बरीड इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर बरी कर देंगे हम उसको, बरी मतलब दबा देंगे उसको, सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देंगे, एंड इज कनेक्टेड टू द स्ट्रक्चर टू द प्रोटेक्टेड, और हम उस जो भी हमने डिप की है मेटल उसको हम कनेक्ट करेंगे जिस स्ट्रक्चर को हमने प्रोटेक्ट करना है उसके साथ, जिस मेटल को हमने कोरोजन से प्रोटेक्ट करना है उसके साथ हम उसको कनेक्ट कर देंगे। तो क्या होगा, सारा का सारा जो डायरेक्ट करंट होगा वो किसके ऊपर अटैक करेगा, उस मेटल के ऊपर। तो क्या बोला मैंने कि इसके अंदर आपको क्या करना है, एक मेटल लेनी है, एक नॉन सॉल्युबल मेटल लेनी है, ठीक है, नॉन अटैकेबल मेटल लेनी है, और उसको अपने मेन सोर्स के साथ कनेक्ट करके डिप कर देना सॉल्यूशन के अंदर। तो जो डायरेक्ट करंट होगा वो डायरेक्टली उस पीस के ऊपर अटैक करेगा, नॉट ऑन द मेन स्ट्रक्चर। जब वो मेन स्ट्रक्चर के ऊपर अटैक ही नहीं करेगा तो वो कोरोजन नहीं होगी इसकी। तो कोरोजन से हम उसको ऐसे इस अकॉर्डिंग हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। लेट अस स्टडी नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड कोरोजन से बचाने के लिए है कि प्रॉपर डिजाइनिंग, जो मेटल की डिजाइनिंग होनी चाहिए वो इस तरीके से प्रॉपर होनी चाहिए कि जो कोरोजन अगर होती है उसके ऊपर मान लो हो जाती है तो वो यूनिफॉर्म कोरोजन हो, कहीं पे भी ज्यादा कोरोजन ना हो जाए, मतलब ज्यादा पैचेस ना बन जाएं या फिर इरेगुलरिटी ना आ जाए, ठीक है। तो क्या है, द डिजाइन ऑफ द मटेरियल बी सच दैट द कोरोजन इज यूनिफॉर्म, कोरोजन यूनिफॉर्म हो जाएगी तब भी कोरोजन का कुछ ज्यादा पता नहीं चलता है, एंड डज नॉट रिजल्ट इन द इंटेंस एंड लोकलाइज कोरोजन, मतलब कि ऐसा लोकलाइज कोरोजन मतलब एक ही पार्ट पे अटैक करने वाला कोरोजन नहीं होगा, ठीक है। तो कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एनोडिक मटेरियल है जिसके ऊपर अटैक होना है वो मटेरियल का सरफेस एरिया हम बढ़ा देंगे, और जिस मेटल को हमें प्रोटेक्ट करना है उसका सरफेस एरिया हम घटा देंगे, ठीक है। तो क्या होगा कि जो जितना भी अटैक होगा कोरोजन का वो एनोडिक मटेरियल के ऊपर होगा, एनोडिक मटेरियल खराब होगा हमारा। टू मेटल्स को हमने क्लोज इतना क्लोज मतलब ऐसे मेटल को चूज करना है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग जो उसका मतलब कि वैल्यू होती है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की, वो नजदीक होने चाहिए एक दूसरे के, ताकि ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो दोनों इतनी दूर हो जाएं कि मेटल में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाए, ठीक है। तो इंसुलेटिंग फिटिंग टू अवॉइड द, हमें इंसुलेटिंग फिटिंग करनी है, मेटल और मेटल कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए, बीच में उसके कुछ लगा देंगे हम ऐसा कि मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट नहीं होगा, ठीक है। लास्ट वन इज द एनोडिक मटेरियल शुड बी कोटेड और पेंटेड, जो एनोडिक मटेरियल है उसको हम कोट भी कर देंगे, पेंट भी कर देंगे, ताकि कोरोजन का इफेक्ट हो भी रहा है एनोडिक मटेरियल के ऊपर तो वो लंबे समय तक चल पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा है नेक्स्ट प्रोसेस। अब हमारा लास्ट प्रोसेस जो है वो लेट्स सी प्योर मेटल का यूज करके हम कैसे करेंगे। अब देखिए, अगर हमारे पास मेटल जो है इम्प्योर होगी, आप एग्जांपल ले लीजिए स्टेनलेस स्टील का, अगर हमारे पास स्टील जो है इम्प्योर होती है तो अगर हम उसको डेली काम में यूज कर रहे हैं किचन में, तो वो यूटेंसिल जो है वो जल्दी खराब हो जाएगा, जल्दी करोड हो जाएगा, जल्दी उसके ऊपर जंग लग जाती है, ठीक है। वो हमने डेली लाइफ में किचन में देखा है कई बार। तो बट अगर हमें उसको कोरोजन से बचाना तो सबसे पहले तो हमें प्योर मेटल का यूज करना पड़ता है कि इम्प्योरिटीज में कम से कम हो, जितनी ज्यादा उसमें इम्प्योरिटीज होंगी उतनी जल्दी उसके चांसेस होते हैं करोड होने के, ठीक है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आपको प्योर मेटल का यूज करना है, ठीक। नेक्स्ट है आपके पास अगर प्योर मेटल है तो उसके आपने करनी है सीमेंटेशन। सीमेंटेशन का मतलब क्या है, उसके ऊपर लेयरिंग करनी है आपने। लेयरिंग इस तरीके से करने की जो फर्स्ट लेयर की कोटिंग होगी, जो भी आपने कोटिंग करनी है उसको अपने पाउडर फॉर्म में लेना है। फॉर एग्जांपल आपने मेटल जो भी ली, जिंक, क्रोमियम, एल्यूमिनियम, जो भी आपने मेटल ली उसको अपने पाउडर फॉर्म में लिया और एक कंटेनर के अंदर जो कि रिवॉल्विंग बॉक्स होगा आपका, उसके अंदर आपने उस पाउडर को डाल देना है, ठीक है। अब जिस मेटल का बेस, जिस भी यूटेंसिल का बेस आपने कोट करना है, आपने उस यूटेंसिल को उसके अंदर डाल देना है
और वो जैसे जैसे बॉक्स रिवॉल्व करेगा कोटिंग शुरू हो जाएगी। कोटिंग में क्या होगा कि फर्स्ट जो कोटिंग होगी, फर्स्ट लेयर की जो कोटिंग होगी वो हल्की होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। और धीरे 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 आपने उसकी लेयर की जो मतलब कि थिकनेस है उसको बढ़ाते रहना, और लास्ट में जो थिकनेस होगी वो हाई कंसंट्रेशन वाली होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये सीमेंटेशन में क्या होगा, सीमेंटेड कर दिया, मीन सीमेंटेड लेयर लगा दी हमने उसके ऊपर, ताकि उसके ऊपर कोरोजन का कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ कोटिंग मेटल इज द फर्स्ट लेयर इज स्मॉल एंड द लास्ट लेयर इज मोर सुटेबल फॉर द, ये किसके लिए सुटेबल है, स्मॉल आर्टिकल्स के लिए स्टेबल है ये मेथड, ठीक है। और जो डेलिकेट पार्ट्स होते हैं जैसे वॉल गोज, ठीक है, इन सब के लिए ये बहुत बेस्ट मेथड है कोरोजन से बचाने के लिए, ठीक है। और इस सीमेंटेशन के अंडर हमारे पास फॉलोइंग प्रोसेसेस आते हैं। शेरिडाइजिंग जो प्रोसेस है उसमें हम क्या करते हैं, जिंक और आयरन आर्टिकल्स की कोटिंग करते हैं सीमेंटेशन प्रोसेस से, ठीक है। शेरिडाइजिंग प्रोसेस में, शेरिडाइजिंग प्रोसेस क्या है, प्रोसेस ऑफ कोटिंग द जिंक और द आयरन ऑन आयरन आर्टिकल बाय द सीमेंटेशन प्रोसेसेस। इसमें क्या होता है, द आयरन आर्टिकल्स टू बी शेरिडाइजिंग आर क्लीन्ड। जिस आयरन आर्टिकल को हमें शेरिडाइजिंग करना उसको हम क्लीन करेंगे सबसे पहले, देन पैक्ड विद जिंक डस्ट, उसको हम जिंक डस्ट के साथ पैक कर देंगे, एंड उसको हम एक रिवॉल्विंग ड्रम जो मैंने पहले बताया था जो कि हमने सीमेंटेशन में यूज करना है, उसके अंदर आप उसको रिवॉल्विंग के लिए छोड़ देंगे फॉर द 2-3 आवर्स, और उसका जो टेम्परेचर है वो 350 से 370 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन कर देंगे आप, ठीक है। द प्रोसेस डिफरेंट फ्रॉम द गैल्वेनाइजेशन, ये प्रोसेस जो है फिर उसका क्या होगा कि जो आप मटेरियल जो भी डालेंगे आप वो कोटेड हो जाएगा, सीमेंटेशन शुरू हो जाएगी उसकी, उसको शेरिडाइजिंग बोलते हैं। जिंक की कवरिंग करनी है आपने आयरन आर्टिकल के ऊपर, ठीक है। ये प्रोसेस जो है बिल्कुल डिफरेंट है गैल्वेनाइजेशन से। गैल्वेनाइजेशन में आपकी जिंक की कोटिंग होती है, ठीक है, बट इसमें मेन जो है वो पर्पस क्या है कि आपने जिंक की कोटिंग करनी है ऑन द आयरन, ठीक है। तो और जो ये शेरिडाइजिंग होती है उसमें उसका मेन एडवांटेज ये है कि यूनिफॉर्म कोटिंग हो जाती है। अगर उबड़ खाबड़ आपका सरफेस होता है उसको बिल्कुल प्लेन बना देती है इसकी कोटिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास शेरिडाइजिंग जो है वो 2 टाइप से होती है, कलराइजिंग एंड क्रोमाइजिंग। कलराइजिंग में क्या करते हैं, एल्यूमिनियम की कवरिंग करते हैं आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, उसको बोलते हैं कलराइजिंग। और लास्ट है हमारा क्रोमाइजिंग। क्रोमाइजिंग में क्या करते हैं, क्रोमियम की कोटिंग करते हैं आप आयरन आर्टिकल्स के ऊपर, तो उसको क्रोमाइजिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक प्रोसेस है एनोडाइजिंग। नेक्स्ट प्रोसेस एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में क्या करते हैं, एनोडाइज्ड ऑक्साइड्स कोटिंग आर जनरली प्रोड्यूस विद द नॉन फेरस मेटल्स, मतलब कि नॉन फेरस मतलब आयरन की जो मेटल नहीं होती हैं उनको हम एनोडाइज करते हैं, एनोडाइज ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं उसके ऊपर हम। जैसे जो कौन सी मेटल, जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ठीक है, जिसका बेस जो है हम एज अ एनोड यूज करते हैं और उसके ऊपर कोटिंग करते हैं, ठीक है। आफ्टर एनोडाइजिंग जब हम एनोडाइजिंग ऑक्साइड की कोटिंग कर देते हैं तो वो जो कोटिंग होती है वो थिक कोटिंग होती है, तो उसको हम इमर्स करते हैं। आफ्टर एनोडाइजिंग द ऑक्साइड द कोटिंग इज सील्ड बाय इमर्जिंग इट इन द बॉइलिंग वाटर। उसको जो कोटिंग है ना उसको फिक्स करनी पड़ती है, तो कोटिंग को फिक्स करने के लिए हम उसको बॉइलिंग वाटर के अंदर डिप कर देते हैं, और जिसके कारण वो क्या है वो पक्की हो जाएगी उसके ऊपर, मतलब कि फिक्स हो जाएगी। एज द एनोडाइजिंग कोटिंग आर थिकर, क्योंकि एनोडाइजिंग कोटिंग जो है वो थिक होती है देन द नेचुरल ऑक्साइड, सो दे पोजेसेस इम्प्रूव्ड रेजिस्टेंस। तो इसलिए थिक होने के कारण उनके पास जो रेजिस्टेंस होता है कोरोजन से बचने के लिए वो ज्यादा होता है, ठीक है। तो एनोडाइजिंग के लिए आपने क्या करना है कि जो बेस होगा उसको एज अ एनोड यूज करना है, और उस बेस को एनोड यूज करने के लिए आपको उसकी कोटिंग करनी पड़ेगी, और कोटिंग जो होगी वो थिक होगी। उस कोटिंग को फिक्स करने के लिए आप उसको बॉइलिंग वाटर में डिप कर देंगे, और वो जो है कोटिंग जो है थिक लेयर में मतलब फिक्स हो जाएगी उसके ऊपर, और वो प्रोटेक्ट करेगी पूरी मेटल को फ्रॉम द कोरोजन, ठीक है। वो उसका रेजिस्टेंस जो होगा वो हाई होगा। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का यूज करना। ऑर्गेनिक कोटिंग के अंदर हमारे पास आएगा सबसे पहले पेंट। पेंट आपने नॉर्मली देखा है, पेंट क्या है, डोर्स को पेंट करते हैं हम अपनी किसी भी चीज को, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, ठीक है, फ्रिज हो गया जो आयरन का बना होता है उसको हम पेंट करते हैं, ठीक है। तो पेंट जो है हमारे आर्टिकल्स को न्यू लुक देता है हर टाइम, ताकि वो नए लगते रहें, ठीक है, उनके अपीयरेंस सही रहे। नेक्स्ट वन है वार्निशेस। वार्निशेस क्या होता है, पेंट के ऊपर ना हम एक चमकदार मटेरियल लगाते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, जिससे क्या होता है कि जो पेंट है वो सालों साल चमकदार रहता है, ठीक है, उसको हम वार्निशेस बोलते हैं। तो प्रोटेक्शन ऑफ द आर्टिकल्स, प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल्स करते हैं ये। ब्राइटनिंग कोट, मतलब कि कोट जो होता है उसको ब्राइटन कर देते हैं ताकि वो चमकदार नजर आए टू द पेंटेड सरफेस एंड इम्प्रूव द अपीयरेंस, और उसकी अपीयरेंस को इम्प्रूव कर देते हैं। थर्ड वन इज इनामेल। इनामेल मतलब जो पॉलिश होती है, जो कि मेनली वुडन के लिए यूज करते हैं, वुडन पॉलिश, जो कि वुडन पॉलिश जो होती है वो सालों साल पेंट से भी अच्छा काम करती है,
और बिल्कुल भी वुडन चीज़ को या किसी भी चीज़ को वो खराब नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक हमारे कोटिंग्स हैं, इनको ऑर्गेनिक कोटिंग्स बोलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, पेंट। पेंट्स आर यूज्ड टू प्रोटेक्ट द आर्टिकल्स, टू प्रोटेक्ट द वुड, मेटल, सीमेंट, ब्रिक्स एटसेट्रा एंड टू कीप देम लुक न्यू। नेक्स्ट वार्निशेस, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल्स करती हैं, ब्राइटनिंग करती हैं, ब्राइटनिंग कोट टू द पेंटेड सर्फेसिस और इम्प्रूव उसकी अपीयरेंस करती हैं। लास्ट वन इज इनामेल, जो कि प्रोटेक्ट करती हैं वुड को, मेटल को और उनको मोर लस्टरस मतलब कि मोर सुंदर बनाती हैं। ठीक है, जिसके कारण जो कि वो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं और उनके ऊपर कोई भी कोरोजन का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। तो इसी के साथ हमारा कोरोजन चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, थैंक यू।